एपिसोड 7। आप सभी लोगों को हमारे तरफ से हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई सिटी रॉयल पैलेस। उतने रात गए जब अंशिका उस कैद में खुद को जरा सा आजाद पाती है तो वो अपने आप को सिद्धांत के कैद से आजाद करने की कोशिश करते हुए अंधेरे में ही अपने कदम को आगे की तरफ बढ़ाने लगती है। लेकिन वो अभी कुछ ही दूर चली होती है कि तभी एक अनजान से शरीर से जा टकराती है और उससे टकराने के साथ ही वो उस इंसान को ले फर्श पर गिर जाती है। अंशिका के बालों की लिटे उस शख्स के चेहरे पर बार बार आए जा रहे थे जिसे वो हटाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही अंशिका अपना सर उठा उस इंसान के चेहरे को देखती है, पहली नजर में ही वो उस शख्स के उस चेहरे में मानो जैसे कहीं खोसी जाती है। एकदम गठिले बदन और चार्मिंग पर्सनैलिटी के साथ वो डेसिंग अंदाज भरी चेहरे, गोरे चेहरे में वो बड़ी और भूरी आंखें, एकदम स्टाइल भरी दाढ़ी, मतलब उसे देखने से जरा भी नहीं लग रहा था कि ये वही सिद्धांत अग्निहोत्री हो सकता है जिसके सीने में दिल नाम का कोई चीज ही नहीं है। जी बिल्कुल, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सिद्धांत अग्निहोत्री ही था, जो इस वक्त अपने चेहरे से मास्क हटा मुंह धोने जा रहा था। तभी गलती से अंशिका आजाद होने के चक्कर में उससे जा टकराई। आज तक किसी ने भी सिद्धांत को उसके चेहरे के साथ नहीं देखा था, बस उसका नाम ही सुना था। इसीलिए जब अंशिका भी उससे टकराई तो उसे कोई और समझ झट से खुद को संभालते हुए खड़ी हो गई और बोलने लगी, प्लीज प्लीज मिस्टर, आप जो कोई भी है प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। शायद आप भी इस सिद्धांत अग्निहोत्री के जुर्म का शिकार हुए लगता है। पहले तो एक पल के लिए सिद्धांत काफी डर गया कि कहीं वो उसे पहचान तो नहीं गई और उसका चेहरा भी देख ली। पर अगले ही पल जब वो अंशिका की बात सुनता है तो मन ही मन एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा तो इसे मैं सिद्धांत के जुर्म के हुए शिकार लग रहा हूँ। चलो अब मिसेज अग्निहोत्री के साथ एक खेल खेला जाए। बहुत हिम्मत है ना तुम में, अब मैं तुम्हें इस तरह से अपने जाल में फंसाऊंगा कि तुम समझ नहीं पाओगी कि तुम मेरे साथ आजाद होने वाली हो या फिर और जेल में फंसने वाली हो। सिद्धांत बस मन में ही अभी सोच रहा था, तभी अंशिका उसके बाह को पकड़कर हिलाते हुए बोली, प्लीज आप किसी तरह से मुझे इस कैद से आजाद कर दीजिए। मैं आपका जिंदगी भर के लिए एहसानमंद रहूंगी। अंशिका को इतना मिन्नतें करते हुए देख सिद्धांत को बड़ा मजा आ रहा था और वो मन ही मन तो बोला, खुद सिद्धांत अग्निहोत्री से ही सिद्धांत के कैद से आजाद होने की मिन्नतें किए जा रही है। फिर बोल पड़ा, हाँ हाँ हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, पर इस वक्त अगर तुम इस तरह से बाहर घूमोगी तो उस सिद्धांत अग्निहोत्री के किसी ना किसी बंदे के नजर में जरूर आ जाओगी। मैं यहाँ पर लगभग कई महीनों से कैद हूँ, हर दिन इस घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ, पर अभी तक मुझे इस कैद से आजाद होने वाला कोई रास्ता नहीं मिला है। लेकिन मैं अभी तक हार नहीं माना हूँ, जब तक इस कैद से आजाद ना हो जाओ तब तक इसी तरह कोशिश करता ही रहूंगा। लेकिन इस वक्त आप वापस उसी कमरे में चली जाइए जहाँ से निकली हूँ, क्योंकि इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकती है। अंशिका जब उस शख्स की बात सुनती है तो थोड़ा राहत भरे आवाज में उससे कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस कैद में कम से कम एक आप तो मिले जो मेरी हालात को समझते हैं। कम से कम अब मुझे इस कैद में जीने का एक सहारा तो मिला, अब लगता है शायद मैं अपनी दोस्त के पास वापस जा सकती हूँ। अंशिका की बात सुन सिद्धांत उसे तसल्ली देते हुए बोला, हाँ जरूर, और फिर दूसरी तरफ जाने लगा। तभी अंशिका झट से उसका हाथ पकड़ लेती है और मासूम भरे चेहरे के साथ बोलती है, आप फिर मुझे दोबारा कब मिलेंगे? आपका नाम क्या है? अंशिका की बात सुन सिद्धांत उसके पकड़े हुए हाथ को देखने लगता है और फिर उसके चेहरे को देखकर कहता है, हमारा नाम सिड है और हम आपसे जरूर मिलेंगे, लेकिन सबकी नजरों से बचाकर। आपको जिस कमरे में रखा गया है मुझे वो कमरा पता है, मैंने कल देखा था जब वो सर आपको जबरदस्ती कमरे में लेकर जा रहे थे। जैसे ही सिद्धांत अपनी बात को पूरा करता है अंशिका एक मायूसी के साथ बोल पड़ती है, हम उस जैसे डेविल को आप सर बोलते हैं? अरे वो सर तो क्या, वो एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है।
उसके सीने में दिल तो है ही नहीं, मुझे नहीं पता है कि मेरे साथ वो इस तरह जानवरों का सलूक क्यों कर रहा है। और वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर में इसी तरह अन्याय करता आ रहा है। काश कि मैं कभी उसका चेहरा देख पाती, मुझे तो लगता है वो इतना कमजोर है कि इस दुनिया के सामने आंख से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर सकता है, इसीलिए तो अपने आप को छिपाए बस दूसरों को तकलीफ देते जा रहा है। मुंबई सिटी, रॉयल पैलेस। अगली सुबह जब अंशिका की आंखें खुलती है तो वो एकाएक उठकर बैठ जाती है, क्योंकि वो जब रात को सोई थी तो बेड पर नहीं बल्कि जमीन पर जब उसकी आंखें खुली तो वो खुद को बेड के बीचों बीच सोते हुए पाई। ये देख वो अकचका गई और घबराते हुए खुद में बोली, मैं यहाँ पर कैसे आ गई? मैं तो कल रात नीचे सो रही थी, कहीं वो डेविल मेरे साथ कुछ। नहीं नहीं, अंशिका अभी ये बोल ही रही थी कि तभी उस कमरे में वही मास्क के पीछे अपना चेहरा छिपाए सिद्धांत आकर खड़ा हो जाता है और अपनी डरावनी आवाज में बोलता है, क्या हुआ मिसेज अग्निहोत्री? ये सोचकर घबरा रही हो कि कहीं मैंने तुम्हारे साथ कल रात कुछ कर तो नहीं दिया? सिद्धांत इतना कह अपने चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कान ले आता है जिससे अंशिका घबरा जाती है और खुद को अपने आप में सिमटती हुई बोल पड़ती है, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया होगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं कंप्लेन कर दूंगी पुलिस में तुम्हारा। अंशिका की बात सुन सिद्धांत जोर जोर हंसने लगा और एकाएक अंशिका को बेड पर गिरा उसके दोनों हाथों को दबाते हुए उसके ऊपर एकदम से आ जाता है और बेहद करीब जाते हुए कहता है, मिसेज अग्निहोत्री अगर मैं चाहूँ तो मैं कभी भी तुम्हारे जिस्म को अपना बना सकता हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारे परमिशन का इंतजार नहीं है। और ना ही तुम ये सोचो कि तुम्हारा ये जिस्म तुम्हारी है, अब इस पर मेरा हक है और मैं जब चाहूँ जो चाहूँ कर सकता हूँ। तो बेफिक्र हो जाओ इस वक्त, क्योंकि मैं पीछे से वार करने वालों में से नहीं हूँ। जो भी करना होगा वो तुम्हारे साथ पूरे होश में करूँगा, ना कि तुम्हारे नींद में। इतना बोल सिद्धांत तेजी से उसके ऊपर से उठ कमरे से निकल जाता है। उसके जाने के बाद अंशिका भी बेड पर उठ बैठते हुए रोनी सूरत बना बस दरवाजे के तरफ देखती रह जाती है और अपने शरीर को छूते हुए बोलती है, ये जिस्म मेरा है और इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, ना कि किसी और का। यूं जबरदस्ती कर तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते हो मिस्टर सिद्धांत। बस मैं तब तक इस कैद में हूँ जब तक सिड यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि किसी के साथ जबरदस्ती करना कितना भारी पड़ता है। मुंबई सिटी, रूहानी का घर। रूहानी अपने कमरे में सो रही थी। चूंकि रात भर नींद ना आने की वजह से वो काफी ज्यादा थक सी गई थी और अभी कुछ देर पहले उसकी आंखें लगी ही थी कि तभी घर के मेन दरवाजे पर कोई बेल बजा देता है। बेल बजने की आवाज सुनते ही रूहानी झट से उठकर बैठ जाती है और हड़बड़ाकर खुद में बोलते हुए बेड पर से उतरने लगती है, लगता है अंशु आ गई। इतना बोलते बोलते वो जैसे ही कमरे से मुस्कुराकर बाहर आ कहती है, अंशु तू आ गई। कि तभी उसके चमक उठे चेहरे की सारी चमक वापस से मुरझा जाती है और मायूस चेहरे के साथ वो बोलती है, इंस्पेक्टर आप। तभी शांति जी रूहानी के तरफ देखते हुए कहती है, हाँ रूहू बेटा, इंस्पेक्टर को हमसे अंशु के बारे में कुछ बात करनी थी, इसीलिए ये यहाँ पर आए हैं। आओ आकर बैठकर इनके सवालों का जवाब दो। मिस रूहानी, हमें आपसे आपकी दोस्त मिस अंशिका के बारे में कुछ और डिटेल्स चाहिए थी, जैसे कि उनकी शादी कब हुई और वो इस तरह से माफिया से। इंस्पेक्टर के शादी वाली बात सुनते ही रूहानी शांति जी के तरफ बड़े हैरानी भरे नजरों से देखने लगती है और झट से इंस्पेक्टर को बीच में ही रोकते हुए बोल पड़ती है, एक मिनट इंस्पेक्टर, ये आप किसकी शादी और कौन सी शादी की बात कर रहे हैं? मेरी दोस्त की कोई शादी वादी नहीं हुई है। अरे अभी तो हम दोनों अपनी डिग्री की पढ़ाई शुरू की किए थे। देखिए मिस रूहानी, शायद आपको किसी वजह से उन्होंने नहीं बताया होगा, लेकिन हमें अपने इन्वेस्टिगेशन से जहां तक पता चला है तो उनकी शादी हो चुकी है, वो भी इस शहर के सबसे बड़ा और अपना दबदबा बनाए रखने वाला सिद्धांत अग्निहोत्री से, जो जुर्म की दुनिया का बादशाह है।
जैसे ही इंस्पेक्टर ये बात बोलता है, रूहानी के हाथ में जो उसका मोबाइल था वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और वो शौक सोफे पर से उठ खड़ी हो जाती है। ये आप क्या बोले जा रहे हैं इंस्पेक्टर? मेरी दोस्त की शादी, वो भी मेरे हीरो के साथ हुई है। आप भी कितना बड़ा जोक करते हैं। मेरी दोस्त कभी भी सिद्धांत अग्निहोत्री से शादी नहीं करेगी क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि सिद्धांत के लिए मैं पागलों के तरह दीवानी हूँ, और आप बोलते हैं कि उसने मेरे हीरो से शादी कर ली। इट्स इम्पॉसिबल। प्लीज आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को सही से कीजिए। देखिए मिस रूहानी, आप हमें हमारा काम कैसे करना है वो मत समझाइए, वो हमें अच्छी तरह से पता है। और हाँ, अगर आप बोल रही है तो हम वापस से एक बार चेक करते हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन गलत है। और बाकी उन्हें ढूंढने की भी कोशिश जारी है हमारी। अच्छा, अभी हम चलते हैं। इंस्पेक्टर ये बोल रूहानी के घर से चला जाता है, पर रूहानी को एक शॉक जरूर लग गया पुलिस की बात सुनकर। मुंबई सिटी, रॉयल पैलेस। आज सुबह जब सिद्धांत अंशिका को टॉर्चर करने के बाद कमरे से निकल गया तो उसके बाद अंशिका खुद को किसी तरह समझाकर बाहर के तरफ कुछ खाने के लिए निकली। चूंकि वो जब से कैद हुई थी सही से कुछ खाई नहीं थी, जिस वजह से अब उसे हल्का हल्का कमजोरी सा महसूस होने लगा था। बस इसीलिए वो कुछ खाना ढूंढने कमरे से बाहर निकली। जब वो कमरे से निकल सीढ़ियों के तरफ आई तो उसे पूरे घरे में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, जिस वजह से वो खुद में थोड़ा परेशान होते हुए बोली, यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है, अब मैं किस तरफ जाऊँ? मुझे तो पता है ही नहीं कि किचन किस तरफ है, देखती हूँ। अगर इसी तरह मैं भूखी प्यासी रही तो मैं इस कैद से आजाद होने से पहले ही मर जाऊंगी, और मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। ये सब बोलते बोलते अंशिका अपनी आंखों को चारों तरफ दौड़ाए जा रही थी और चली जा रही थी। तभी उसके सामने अचानक से सिद्धांत बिना मास्क पहने, चेहरे पे मुस्कुराहट और हाथों में खाने की प्लेट लिए हाजिर हो जाता है और बोलता है, लगता है मिसेज अग्निहोत्री को भूख लगी है, लीजिए बंदा हाजिर है आपकी खिदमत में। सिद्धांत की बात सुनकर और उसे अपने सामने देखकर अंशिका के मुरझाए हुए से चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है और वो भी मुस्कुराते हुए बोलती है, सिड आप। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आपको अपने नजरों के सामने देखकर मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। इस कैद खाने में आप ही तो एक हो जिसके सीने में पत्थर नहीं बल्कि दिल है। और प्लीज सिड आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए, ये मिसेज अग्निहोत्री मत बोलिए। किसी से भी जबरदस्ती शादी कर लेने से वो लड़की उसकी गुलाम नहीं बन जाती है। ये शब्द सुनते ही मुझे टॉर्चर सा लगता है। काश कि मैं उस डेविल को मार सकती। खुद के लिए अंशिका के मुंह से ये सारी बातें सुन सिद्धांत मन ही मन गुस्से से बोल रहा था। जी तो करता है इसे अभी यहीं पर बताओ कि मैं कौन हूँ और इसके जिस्म पर अपना छाप दे दूँ। पर इतनी जल्दी मैं इस खेल को खत्म नहीं करना चाहता हूँ मिसेज अग्निहोत्री। बस इसी वजह से तुम्हारी इतनी बदतमीजी टॉलरेट कर रहा हूँ। जिस दिन मेरा मूड खराब हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं। जब अंशिका बोलते बोलते सिद्धांत के तरफ देखती है और उसे किसी ख्याल में खोए पाती है तो वो उससे पूछती है, मिस्टर सिड आप क्या सोचने लग गए? क्या आपको भी भूख लगी है? वैसे इस प्लेट में जितना खाना है उसमें हम दोनों को हो जाएगा, बस जल्दी से खा लेते हैं वरना अगर वो डेविल आ गया तो हमारा जीना तो हराम कर ही दिया है, अब खाना भी हराम कर देगा। हाँ हाँ चलो चलकर जल्दी से खा लेते हैं। वैसे मुझे एक बात पता चली है। कॉलेज। रूहानी अपने बैग को टांगे जीन्स टॉप पहने और पैरों में हिल पहन बस चली जा रही थी। आज वो रोज की तरह बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, भला लगती भी कैसे। इन कुछ दिनों में इसके साथ इतना कुछ हो जो गया था। वो चले जा रही थी कि तभी उसके पैर मुड़ गए और वो लड़खड़ाकर वहीं सबके बीच में गिर गई। जैसे ही वो गिरी कॉलेज के सारे बच्चे हंसने लगे, लेकिन तभी काया नाम की एक लड़की झट से आगे बढ़ उसे संभलाते हुए पूछती है, आर यू ओके, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? और गाइस तुम लोग, एक तो ये गिर गई और आप लोग इन्हें उठाने या फिर इनकी हेल्प करने की बजाय इन पर हंसे जा रहे हैं। सेम ऑन यू गाइस, आप सभी को शर्म आनी चाहिए खुद पर। या मैं ठीक हूँ?
वैसे आपने मेरी हेल्प की, उसके लिए आपका धन्यवाद। रूहानी ये बोल वापस से आगे बढ़ने लगी, तभी काया जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी होते हुए पूछी, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ तुम बस चले ही जा रही हो, क्या तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? इस तरह से कोई अनजान लड़की रूहानी की फिक्र कर रही है, ये बात देख रूहानी को थोड़ा अजीब सा लगा और वो अपने घायलों को थोड़ी देर के लिए छोड़ काया से पूछी, देखिए मैं ठीक हूँ और आपने मेरी हेल्प की उसके लिए मैंने आपको थैंक्स भी बोल दिया। पर आप इस तरह मेरे बारे में इतना फिक्र क्यों दिखा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ और शायद इस कॉलेज में हम इससे पहले कभी मिले भी नहीं हैं। एम आई राइट? रूहानी की बात सुनने के बाद काया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तुम मुझसे ना तो आज से पहले कभी मिली हो और ना ही आज से पहले कभी देखी हो, पर फिर भी मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुंबई सिटी, रॉयल पैलेस। रिचेश एक काली और बड़ी से कार में पैलेस के बाहर आकर रुक गया और तेजी में कार से निकलते हुए खुद के सूट को थोड़ा खींच सही करता है और तेजी में पैलेस के अंदर जा पहुंचता है। जब वो अंदर जाता है तो जोर जोर से सिद्धांत को आवाज देते हुए बोलता है, डेविल सर, डेविल सर, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज आप जहां भी है हम आपका डार्क रूम में वेट कर रहे हैं, आप वहीं पर आ जाइए। रिचेश ये बात बोल पैलेस के अंदर ही बना एक बड़ा सा डार्क रूम जिसके आसपास सिर्फ कुछ खास लोगों को जाने की ही इजाजत थी, चला जाता है। उस डार्क रूम के तरफ कोई भी नौकर को जाने की इजाजत नहीं थी। डाइनिंग टेबल। अंशिका जो सिद्धांत को ही सिद्ध समझ उसके साथ नाश्ता कर रही थी, वो रिचेश की आवाज सुनते ही थोड़ा गुस्से से बोल पड़ी, लो नाम लिया शैतान का और हाजिर हो गए उनके चमचे। ये उस डेविल का खास आदमी है। इसी ने मुझे शादी वाले दिन कैद कर रखा था, पर ये इस वक्त इस घर में क्या कर रहा है और ये डार्क रूम क्या है? सिड, हमें लगता है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए, कुछ तो हमारे हाथ जरूर लग जाएगा जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। अब अंशिका की बात पर सिद्धांत क्या बोलता ये खुद वो समझ नहीं पा रहा था। जिस रूम से उसने सबको दूर रखा है उसी रूम में जाने की बात अंशिका कर रही है, ये बात उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकती थी, इसीलिए वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं अंशिका, इस वक्त हम उसका पीछा नहीं कर सकते हैं। तुम शायद जानती नहीं हो पर डेविल सर ने इस घर के हर एक कोने में कैमरे को लगा रखा है और वो हर वक्त हम सब पर अपनी नजर बनाए हुए है, अगर उन्होंने हमें जासूसी करते हुए देख लिया तो बेकार में हमारी सजा और बढ़ जाएगी, इसीलिए हम रात में इस घर में घूमते हैं। सिद्धांत ने जैसे तैसे कर अंशिका को बातों में उलझा दिया और खुद कोई बहाना बना वहां निकल गया। डार्क रूम। पूरे कमरे में चारों तरफ अंधेरा हुआ पड़ा था और कहीं कहीं एक छोटी सी मोमबत्ती टिमटिमा रही थी जिस वजह से उस कमरे में थोड़ी रोशनी थी। तभी सिद्धांत अपने डेविल वाले अवतार में रूम के अंदर आने के साथ बोला, क्या बात है रिचेश, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? सिद्धांत की वो भारी भरकम आवाज सुनते ही रिचेश उसके तरफ मुड़ गया और वो घबराते हुए बोला, डेविल सर, परेशान होने वाली बात ही है, इसी वजह से तो परेशान हो रहा हूँ। वो जो परसों आप पर हमला किया था वो लोग मिश्रा के आदमी नहीं थे बल्कि सूर्यसेन के आदमी थे। पता नहीं कैसे पर उस सूर्यसेन को आपके बहुत सारे ठिकाने का पता चल गया है। और तो और उसे ये भी पता लग गया है कि आपने शादी की है, वो भी अंशिका नाम की लड़की के साथ, और इसीलिए अब वो भाभी के पीछे पड़ा हुआ है। क्या? पर तुम फिक्र मत करो, उस लड़की के पीछे पड़ने से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वो लड़की अब हमारे कैद में है और जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक वो इसी चार दीवारी के अंदर रहेगी। सिद्धांत आखिर में अंशिका से बदला लेने के लिए शादी किया था या फिर बात कुछ और थी, ये तो शायद सिद्धांत के अलावा रिचेश को भी पता नहीं थी। और ना ही उसने सिद्धांत से ये पूछने की हिम्मत करी थी। मुंबई, रूहानी का कॉलेज। रूहानी के इस तरह आश्चर्य होने पर काया उससे कहती है, मैं इस कॉलेज की नहीं हूँ, दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने यहाँ पर एडमिशन ली हुई है।
अगर तुम इस कॉलेज में हाल में आई हो तो फिर तुम मुझे जानती कैसे हो? क्या कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही हो? रूहानी शक भरे निगाहों से काया को देखते हुए बोली, जिस पर काया नॉर्मली बोलती है। बिल्कुल भी नहीं। मैं भला तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी? वैसे भी ये सब करना मेरी आदत नहीं है। वो तुम्हें याद है, आज से 14 वर्ष पहले कानपुर शहर में एक चौल में तुम्हारे परिवार रहा करते थे और वहीं एक और परिवार रहा करती थी। काया जब किसी चौल की जिक्र करती है तो रूहानी थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालते हुए उसकी कई बातों को याद करने लगती है। दरअसल आज से करीब 14 साल पहले रूहानी मुंबई में नहीं बल्कि अपनी मम्मा पापा के साथ कानपुर शहर के एक चौल में रहा करती थी। उसी चौल में एक और परिवार रहते थे जिनका सरनेम पांडे था। पांडे परिवार में एक 6 साल की छोटी लड़की भी रहती थी जो रूहानी, जिसकी उम्र भी लगभग 6-7 साल की थी, खेला करती थी। और दोनों शायद उस समय दोस्त भी बन गए थे, पर रूहानी के पापा की पोस्टिंग मुंबई में हो जाने की वजह से वो लोग वहां से मुंबई शिफ्ट हो गए और धीरे धीरे रूहानी उस लड़की को भी भूल गई। जब रूहानी सारी बात याद करती है तो थोड़ी हैरानी के साथ काया को देखते हुए बोलती है, कहीं तुम वो काया तो नहीं हो जिसके साथ मैं बचपन में खेला करती थी? जैसे ही रूहानी ये बात बोलती है, काया के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ जाती है और वो रूहानी से कहती है, चलो कम से कम तुम्हें वो बातें याद तो है। क्या इसका मतलब तुम वो ही 6 साल वाली काया हो? OMG! मतलब तुम इतनी बड़ी हो गई? सच में काया, तुम तो बिल्कुल भी पहचानने में नहीं आ रही हो। रूहानी बिल्कुल हैरानी से साथ ये बात बोले जा रही थी, जिसे सुनकर काया कहती है, हाँ अब बड़ी हो गई हूँ तो पहचानने में कैसे आऊंगी? लेकिन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और मैं तुम्हें भूली भी नहीं थी, पर तुम तो शहर में आकर मुझे पूरी तरह से भूल गई थी। काया ये बात थोड़ा शिकायत भरे अंदाज में बोली, जिसे सुन रूहानी के खुशी भरे चेहरे पर थोड़ी मायूसी आ जाती है और वो मायूस चेहरे के साथ बोल पड़ती है, शायद मेरे किस्मत में सच्चे दोस्त हमेशा के लिए मेरे साथ रहना लिखा ही नहीं है काया। तभी तो बचपन में तुमसे दूर हो गई और अब जब इस शहर में आकर मुझे अपनी बहन जैसी दोस्त अंशिका मिली, वो भी मुझसे दूर हो गई। क्या बात है रूहानी, तुम कुछ ज्यादा परेशान लग रही हो। और ये अंशिका कौन है? मुंबई सिटी, रॉयल पैलेस, डार्क रूम। सिद्धांत रिचेश को कहता है, रिचेश तुम इस वक्त कमरे के मेन गेट से मत निकलना, वो लड़की अगर तुम्हें इस तरफ से निकलते हुए देख लेगी तो जासूसी करते करते इस कमरे तक पहुंच जाएगी। ओके डेविल सर, मैं पीछे वाले गेट से चला जाता हूँ, पर आप उस सूर्यसेन से थोड़ा अलर्ट रहिएगा, उसकी अगली चाल क्या है वो हमें अभी तक पता नहीं है। रिचेश सिद्धांत के बारे में सोचते हुए बोला, इस पर सिद्धांत कहता है, उसकी टेंशन तुम मत लो, अभी तक किसी की इतनी औकात नहीं हुई है जो वो सिद्धांत अग्निहोत्री को नुकसान पहुंचा सके। बना लेने तो उसे जितना प्लान बनाना है, आखिर में उसका वार उसी पर उल्टा पड़ने वाला है। अच्छा अब तुम जाओ। सिद्धांत के कहने पर रिचेस वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सिद्धांत भी मास्क लगाए ही उस डार्क रूम से बाहर आ जाता है और जब वह बाहर हॉल में पहुंचता है तो उसे अंशिका कहीं नहीं दिखाई देती है। मन ही मन सोचते हुए बोलता है, ये लड़की अभी अभी तो यहीं पर बैठी हुई थी, लगता है शायद वो कमरे में चली गई है, जाकर जरा देखूं तो वो अब क्या कर रही है। इतना बोल सिद्धांत एकदम तेजी में कमरे के तरफ चल पड़ता है। सिद्धांत का कमरा। जब सिद्धांत अपने कमरे में पहुंचता है तो अंशिका के खुले बालों को देख वो एकदम से उसे देखता ही रह जाता है। चूंकि वो 2 दिन से लहंगा पहने ही थी, इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और इसलिए वो सामने रखे टेबल फैन को ऑन कर उसके सामने बैठ जाती है और बालों को खोल बस उस हवा को महसूस करने लग जाती है। उस हवा की वजह से उसके बाल एकदम उड़े जा रहे थे और एक आध लटे तो उसके चेहरे पर भी आ जाते थे। उसकी इतनी खूबसूरती को देख सिद्धांत एकदम से मानो बहक सा गया और वो सीधे चलकर अंशिका के पीछे जा बैठता है और उसके गोरे कमर को अपने दोनों हाथों से पीछे से पकड़ उसके गर्दन पर अपने होंठ रख उसे चुंबने लग जाता है। जैसे ही अंशिका अपने साथ सिद्धांत को ऐसा करते हुए देखती है,
वो हड़बड़ा कर झट से उठ खड़ी हो सिद्धांत से दूर जा खड़ी हो जाती है और गुस्से में वो सिद्धांत को कसकर एक थप्पड़ भी मारने वाली होती है। तभी सिद्धांत उसके कलाई को कसकर पकड़ते हुए उसे घुमाकर उसके कमर में अपना हाथ डाल देता है और उसके जुल्फों को आगे कर उसके गर्दन के पास जा कानों में बोलता है, गलती से भी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना मिसेज अग्निहोत्री। मुझे जरा भी ये पसंद नहीं है कि कोई मेरे ऊपर हाथ उठाए और कब तक तुम मुझसे बचती रहोगी। आखिर में मैं तुम्हारा पति हूँ, अब जितना चाहे खुद को बचा कर रखो, पर मैं भी सिद्धांत अग्निहोत्री हूँ। इस दुनिया को जीता है मैंने, फिर तुम्हें जितना कौन सी मुश्किल काम है। जी तो चाहता है कि तुम्हारे इस हुस्न को मैं तब तक प्यार करता रहूं जब तक कि मेरा मन ना भर जाए, पर क्या करूं सिद्धांत अग्निहोत्री कभी भी बिना जीते कुछ नहीं करता है। बस इसीलिए अभी तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, बस इंतजार करो। क्योंकि जिस दिन मैंने तुम्हें जीत लिया उस दिन मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगा डियर, शायद मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। तो अभी के लिए अपनी इस खूबसूरती को जरा संभाल कर रखा करो। सिद्धांत इतना बोल उसके गर्दन पर जाते जाते एक हल्का सा लव बाइट देते हुए चला जाता है। उसके कमरे से निकलते ही अंशिका दौड़कर बाथरूम के अंदर चली गई और शॉवर को खोल खुद उसके नीचे खड़ी हो गई। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और होठों पर बस एक ही सवाल थे, आखिर में उस डेविल के मन में है क्या। उसने तो मुझसे ये बोलकर शादी की थी कि उसे मुझसे बदला लेना है, लेकिन फिर आज उसने ऐसा क्यों कहा कि वो मेरी खूबसूरती का दीवाना है। मुंबई सिटी, रॉयल पैलेस। अंशिका बहुत देर तक बाथरूम में भीगती रही और मन में ढेर सारी बातें सोचती रही। रात के करीब 12 बज रहे थे। पूरे पैलेस में सन्नाटा पसरा हुआ था। अंशिका को कमरे में नींद भी नहीं हो रही थी, वो बार बार अपने बेड पर इधर से उधर पलटे जा रही थी। तभी उसे एक आहट सुनाई दे जाती है। उस आहट को सुनते ही अंशिका एकदम से उठ बेड पर सिमट कर बैठते हुए सक भरे भाव में बोलने लगती है, ये आवाज कैसी थी। लगता है बाहर कुछ तो है, जाकर एक बार देखो क्या। शायद वो डेविल, हम जरूर वो डेविल ही कुछ किया है, या फिर किसी को मारा होगा, क्योंकि ये आवाज बंदूक के चलने जैसा था। अंशिका इतना बोल झट से कमरे में से निकल गई और इधर से उधर अपनी नजरें दौड़ाती हुई देखने लगी कि कहां से कौन सी आवाज आई। अभी वो कुछ ही दूर चली होगी कि तभी उसने किचन के तरफ से आवाज आते हुए सुना। ये आवाज, ये तो किचन के तरफ से आ रही है, पर इतने रात को। ये सब बोलते बोलते वो किचन के बाहर जा पहुंचती है और जैसे ही किचन के तरफ जाती है सामने पड़े एक बूढ़े आदमी को खून से लटपट देख वो बिल्कुल ही घबरा जाती है और घबराते हुए उसके पास जा बैठते हुए बोलने लगती है, ये खून, ये बाबा को क्या हो गया। इस तरह से इन्हें गोली कौन मारा, प्लीज कोई तो कुछ बताओ, इन्हें हुआ क्या है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि वही बड़े काका थे। शायद सिद्धांत के किसी दुश्मनों के अचानक से अटैक करने की वजह से उन्हें गोली लग गई और बाकी के लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कैसे करे। तभी अंशिका दौड़ती हुई उठकर गैस पर पानी गर्म करती है और एक बड़े से कटोरा में वो गर्म पानी डाल एक साफ कपड़ा ढूंढने लग जाती है। उसे कुछ ढूंढते हुए देख रामा हड़बड़ा कर पूछता है, मैडम जी आपको क्या चाहिए। आप बताइए, मैं अभी दे देता हूँ, बस आप कुछ भी करके हमारे बड़े काका को बचा लीजिए। इस वक्त हम इन्हें यहाँ से हॉस्पिटल भी लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम चाहकर भी अपने मन से यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। रामा की बात सुनकर अंशिका अपने आंसुओं को पोंछकर बोलती है, देखिए आप लोग घबराए मत, अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो फिर बाबा को कैसे बचा पाएंगे। बस हम जो जो बोल रहे हैं बस आप हमें वो सब देते जाइए। अंशिका इतना बोल बड़े काका के पीठ पर लगी गोली को निकालने के लिए उन्हें पीछे पलटा देती है और उनके घाव पर से बह रहे खून को पहले साफ कपड़े से पोंछती है और एक कैंची के सहायता से उस गोली को निकालने की कोशिश करने लगती है। रूहानी का घर। रूहानी आज काया से मिली थी, इसी वजह से आज थोड़ा खुद को खुश महसूस कर पा रही थी, पर नींद तो उसे अभी भी नहीं आ रहा था। बस अंशिका की याद और वो पुलिस की कही बातें शादी वाली याद आए जा रही थी।
तभी उसका फोन बज उठता है। उतना रात गए फोन की आवाज सुनते ही रूहानी झट से बेड पर उठकर बैठते हुए बोली, ये काया इतने रात गए कॉल क्यों कर रही है? क्या बात है? हाँ काया बोलो क्या बात है? रूहानी जब काया से पूछती है तो काया उधर से बोल पड़ती है, यार रूहानी वो पता नहीं मुझे नींद नहीं आ रही थी और बहुत ज्यादा मन बेचैन भी हो रहा था तो बस इसीलिए तुम्हें कॉल कर दिया। सॉरी अगर तुम डिस्टर्ब हो गई तो। कोई बात नहीं काया, वो हमें भी नींद नहीं आ रही थी। क्यों रूहानी, तुम मुझे कॉलेज में भी कुछ उदास उदास सी लग रही थी, क्या बात है? मैं तुमसे वहाँ ही ये बात पूछना चाह रही थी, अगर तुम मुझे बताना चाहो तो बताओ, कुछ हुआ है क्या? जब काया इतना इंसिस्ट करती है तब रूहानी उसे सारी बातें बता देती है। उसकी बात सुन काया उसे तसल्ली देते हुए बोलती है, रूहानी मैं तुमसे ये तो नहीं कह सकती हूँ कि सब पहले के जैसा हो जाएगा, पर हाँ इतना जरूर कहूंगी कि चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो पर मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। वैसे भी तुम बोल रही थी कि तुमने पुलिस कंप्लेन करी है, कल हम कॉलेज में जब मिलेंगे तो अंशिका को ढूंढने की खुद कोशिश करेंगे। मुंबई सिटी, रॉयल पैलेस। अंशिका एकदम से पूरी हिम्मत के साथ वो गोली को निकालने में लगी हुई थी और वो कोशिश करते करते आखिर में गोली निकाल ही देती है। जैसे ही गोली निकलती है उसके बाद झट से एक साफ कपड़े को उस घाव पर पट्टी बांध देती है। जब बड़े काका को हल्का हल्का होश आने लग जाता है तब जाकर सभी लोगों के जान में जान आती है और सभी लोग अंशिका को दिल से धन्यवाद देने लगते हैं। रामा भैया आप मुझे बताएंगे कि बाबा को गोली कैसे लगी? इतनी रात गए ये गोली सब क्यों चलने लगी? अंशिका की बात सुन रामा के चेहरे पर एक उदासी सा छा जाता है और बहुत ही गंभीर हो बोल पड़ता है, तो दोस्तों आज के इस भाग में हम अपनी कहानी को बस यहीं तक रहने देते हैं। आगे की कहानी को हम कल अगले भाग में सुनेंगे। आप सबों को हमारे द्वारा लिखी गई ये नॉवेल सुनने में कैसी लग रही है प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तब आज के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत, फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड के साथ। तब तक सुनते रहिए हमारी नॉवेल डेविल की इनोसेंट वाइफ।